मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन पर CGPAT जो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है उसमें जो AG3 पार्ट है पशुपालन, उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें होता क्या है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो आपसे कभी गलत नहीं होना चाहिए। जो नहीं बन रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, टफ क्वेश्चन पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो क्वेश्चन इजी तरीके से आ रहा है, जो क्वेश्चन आ रहा है यदि वो नहीं बन पाता तब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन सीरीज क्या होगा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में जो एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे डिस्कस करूंगा। ये तो नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट ये 100% कह सकता हूं ऐसे ही क्वेश्चन प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एनिमल हस्बेंड्री AG3 पे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, क्वेश्चन सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन सीरीज पे प्रथम जो फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सा है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग। ठीक, कम से कम 3 बार PAT एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूध दोहन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सा है। ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है स्ट्रिपिंग, ऑप्शन बी पे है नकलिंग, देन ऑप्शन सी पे है फिस्टिंग, देन ऑप्शन डी पे है हाफ हैंड। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर इज फिस्टिंग। फिस्टिंग मेथड को फुल हैंड मिल्किंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, पूर्ण हस्त विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिस्टिंग में क्या होता है, इसमें करते हैं हथेली एवं 4 उंगलियों के बीच जब दूध दोहन का कार्य मिल्किंग हथेली और 4 उंगलियों के बीच किया जाता है तो उसे कहते हैं फिस्टिंग मेथड, और फिस्टिंग मेथड को सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इससे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे दूध दोहन की सबसे अच्छी विधि कौन सा है तो आंसर करिएगा फिस्टिंग। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध दोहन की सबसे खराब या कष्टदायक विधि कौन सा है तो आंसर करिएगा नकलिंग। और क्वेश्चन जब ये पूछे कि छोटे थनों वाले पशुओं में या फिर किसी भी गौवंशी पशु से अंतिम दूध निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है तो आंसर करिएगा स्ट्रिपिंग। क्लियर हुआ? दूध दोहन की सबसे अच्छी या दूध दोहन की वैज्ञानिक विधि कौन सा है तो आंसर करिएगा फिस्टिंग। दूध दोहन की सबसे खराब या अत्यधिक कष्टदायक विधि कौन सा है तो आंसर करिएगा नकलिंग। देन किसी भी गौवंशी पशु में छोटे थनों वाले पशुओं में, छोटे थन मतलब भेड़ व बकरी में, या फिर अंतिम दूध निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है तो आंसर करिएगा स्ट्रिपिंग। ये देखिए 1 से और 3 क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, जो सेकंड क्वेश्चन है मेरा, दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? वे कौन सा हार्मोन्स है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। क्लियर हुआ? तो दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन्स है, ऑप्शन ए पे है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी पे है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी पे है एड्रिनलिन, देन ऑप्शन डी पे है एक्रिफ्लेविन। ठीक, इसमें क्या है, बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं। जल्दबाजी कैसा? दुग्ध उत्पादन की बात करता है तो आंसर लगा देता है ऑक्सीटोसिन को, जबकि राइट आंसर क्या है, प्रोलैक्टिन। क्या है? प्रोलैक्टिन। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं, यदि आपसे पूछे मिल्क लेट डाउन, दूध उतारने वाला हार्मोन्स कौन सा है, वह कौन सा हार्मोन्स है जो दूध उतारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मिल्क लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो आंसर करिएगा ऑक्सीटोसिन। क्लियर? और एक और क्वेश्चन आता है जो लैक्टेशन को बढ़ाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि वे कौन से हार्मोन्स है जो दुग्ध काल को, लैक्टेशन को बढ़ा देता है, तो किसी भी गौवंशी पशु में लैक्टेशन, दुग्ध काल को बढ़ाने वाला जो हार्मोन्स है वो एक्रिफ्लेविन है, दुग्ध उतारने वाला जो हार्मोन्स है वो ऑक्सीटोसिन है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है, दूध को उतरने से रोकना
इसको डिस्टरबेंस हार्मोन्स भी कहते हैं। तो वह वे कौन से हार्मोन्स है जो गाय के दूध को उतरने से रोकता है, उतरने से रोकता है, उस हार्मोन्स का नाम क्या है? एड्रेनालिन। क्लियर हुआ? ओके। एक क्वेश्चन और है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कितने समय तक होता है? किसी भी गौवंशी पशु में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन कितने समय तक होता है? तो आंसर करिएगा 5 से 7 मिनट। कितना मिनट? 5 से 7 मिनट। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि गौवंशी पशु में दूध दोहन का कार्य, मिल्किंग कितने समय तक करना चाहिए, दूध दोहन का कार्य कितने समय तक करना चाहिए? तो 5 से 7 मिनट। पूछे क्यों? क्योंकि गौवंशी पशुओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का सिक्रेशन 5 से 7 मिनट तक होता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, सबसे अच्छा दूध में जीवाणुओं की संख्या। बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया के बेस पर दूध को क्लासिफाई किया जाता है। तो क्वेश्चन भी ये कहता है कि सबसे अच्छा दूध जो बेस्ट क्वालिटी का मिल्क होता है उसमें जीवाणुओं की संख्या कितना होता है? ऑप्शन ए पे है 2 लाख से कम, ऑप्शन बी पे है 2 से 10 लाख, ऑप्शन सी पे है 10 से 50 लाख, देन ऑप्शन डी पे है 50 लाख से अधिक। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 लाख से कम। जिस दूध में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख से कम होती है उसे सबसे अच्छा दूध माना जाता है। इस क्वेश्चन को उसी के तरीके से याद किया गया है। सबसे अच्छा दूध, सबसे अच्छा दूध जो बेस्ट मिल्क होता है उसमें जीवाणुओं की संख्या होता है 2 लाख से कम। अच्छा जो गुड है, अच्छे दूध में जीवाणुओं की संख्या होता है 2 से 10 लाख। एक होता है सेटिस्फैक्टरी, जिसको बोलते हैं संतोषजनक। संतोषजनक सेटिस्फैक्टरी जो मिल्क होता है उसमें जीवाणुओं की संख्या होता है 10 से 50 लाख। याद रखिएगा सबसे अच्छे दूध में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख से कम, अच्छे दूध में जीवाणुओं की संख्या 2 से 10 लाख, सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक दूध में जीवाणुओं की संख्या 10 से 50 लाख तक होता है। एंड लास्ट, जिस किसी भी दूध में यदि जीवाणुओं की संख्या 50 लाख से अधिक होता है तो उसे सबसे खराब दूध माना जाता है। क्लियर हुआ? ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोजिशन ऑफ मिल्क से अब क्वेश्चन दिखाई देगा। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूध में प्रोटीन किस रूप में उपस्थित होता है? मतलब मिल्क जो प्रोटीन होता है वो दूध में कौन से फॉर्म पे प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन किस रूप में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए पे कोलाइडल, ऑप्शन बी पे पायस, ऑप्शन सी पे सस्पेंशन, देन ऑप्शन डी पे इनमें से कोई नहीं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा कोलाइडल। ठीक है, वसा और प्रोटीन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 बार तो पूछा ही गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वही बस कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है। यदि दूध में कुछ भी चीज पूछे जैसे वसा, तो दूध में जो वसा है, मिल्क का फैट है, वो किस रूप में पाया जाता है? तो याद रखिएगा दुग्ध वसा पायस या इमल्सन के रूप में पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन जो है वो कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है, बाकी सभी चीजें जो दूध में पाया जाता है वो पायस या इमल्सन या फिर घुलनशील अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हुआ? ओके। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार। दूध के कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे क्या कहते हैं? तो दूध में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे क्या कहते हैं? यहां पे ऑप्शन ए पे केसिन, ऑप्शन बी पे लैक्टोज, देन ऑप्शन सी पे एल्बुमिन, ऑप्शन डी पे फ्रक्टोज। एंड राइट आंसर इज बी, लैक्टोज। क्लियर? दूध में जो पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। दूध में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसे क्या कहते हैं? लैक्टोज। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? केसिन। तो याद रखिएगा दूध के प्रोटीन को केसिन कहते हैं, दूध के प्रोटीन को केसिन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि दूध के कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा लैक्टोज। यहां से और क्वेश्चन पूछा जाता है लैक्टोज के, किस तरीके से? दूध में जो स्वाद होता है, दूध में जो स्वाद होता है, टेस्ट,
वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तब भी आंसर करिएगा लैक्टोज। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध में किण्वन की प्रक्रिया के लिए, फर्मेंटेशन के लिए कौन सा संगठक रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आंसर रखिएगा लैक्टोज। याद रखिएगा कि दूध में किण्वन की प्रक्रिया, इट मींस फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तब भी आंसर करिएगा लैक्टोज। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन, दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है, दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है, दूध में कितने प्रतिशत तक लैक्टोज पाया जाता है? ऑप्शन ए पे है 2.7 से 3%, ऑप्शन बी पे है 4.7 से 4.9%, ऑप्शन सी पे है 3 से 3.25%, देन लास्ट में है 0.7 से 0.8%। यदि बात करेंगे दूध में लैक्टोज की बात करें तो दूध में लैक्टोज 4.7 से 4.9% तक पाया जाता है। रही बात, यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो दूध में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आंसर करिएगा 2.7 से 3%। क्लियर। यदि आपसे एग्जाम में पूछे दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आंसर करिएगा 3.25%। यदि आपसे पूछे कि दूध में मिनरल्स, खनिज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आंसर करिएगा 0.7 से 0.8%। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन, गाय के दूध में पाया जाता है, ठीक है, जो काउ मिल्क होता है, गाय के दूध है, उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए पे केसिन, ऑप्शन बी पे कैरोटीन, ऑप्शन सी पे दोनों बोथ, देन ऑप्शन डी पे नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, गाय के दूध में कैरोटीन की अधिकता होती है और भैंस के दूध में केसिन। क्लियर। गाय के दूध में किसकी अधिकता होती है? कैरोटीन। और भैंस के दूध में किसकी अधिकता होती है? केसिन। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? याद रखिएगा दूध का सफेद रंग केसिन की उपस्थिति के कारण होता है और दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, 8वें नंबर का क्वेश्चन। दूध की मात्रा बढ़ने से, किसी भी गौ सी पशु में दूध की मात्रा बढ़ने से वसा प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन ये कहता है कि किसी भी गाय में यदि दूध की मात्रा बढ़ जाता है, दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है, तो किसी भी गाय में दूध की मात्रा बढ़ने से वसा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दूध की मात्रा बढ़ने पर वसा की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूध की मात्रा बढ़ने से वसा प्रतिशत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वसा प्रतिशत क्या हो जाता है? कम। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसको याद रखिएगा, जैसे जो विदेशी नस्ल के जो काऊ हैं, एक्जोटिक जो ब्रीड है, तो विदेशी नस्ल के जो काऊ होते हैं उसमें दुग्ध उत्पादन क्षमता क्या होता है? ज्यादा होता है। इसी कारण दूध की मात्रा तो ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन उसके दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा क्या होता है? कम होता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा कम हो जाता है। ठीक है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल स्टार लगाना, दूध का पीएच मान होता है। ये बहुत बार प्री एग्रीकल्चर टेस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? ऑप्शन ए पर है 4.2 से 4.6, ऑप्शन बी पे है 6.5 से 6.7, ऑप्शन सी पे है 3.5 से 4.5, देन ऑप्शन डी पे है 4.5 से 5.5। वैसे तो आप सभी को पता होगा दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूध का पीएच मान होगा 6.5 से 6.7। क्लियर हुआ? तो दूध का पीएच मान होगा 6.5 से 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज ये कहता है कि दूध का उबलांक होता है। 2021-22 में भी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पूछा ही गया है कि दूध का उबलांक बिंदु होता है कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, दूध कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर उबल जाता है? ठीक है।
ऑप्शन ए की बात करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी की बात करेंगे 100.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 101 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 101.5 डिग्री सेल्सियस। यदि आंसर की बात करें तो बुक में लिखा रहता है दूध का उबलांग बिंदु होता है 100.15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऑप्शन लिया जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंटिन्यूअस एग्जाम में पूछा जाता है, दूध का हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क, मतलब दूध का वह तापक्रम जिस तापक्रम पर दूध जम जाता है उसे दूध का फ्रीजिंग पॉइंट, उसको फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु कहते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए पे है -0.51, -0.55, -0.28, -0.66। आपको पता होना चाहिए कि दूध का जो हिमांक होता है -0.512 -0.55, मतलब 0.51 से 0.55 होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर इज बी, -0.55 दूध का हिमांक बिंदु होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, हो सकता है ये पीएटी 2024 में पूछा जा सकता है। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दूध के श्वास, श्वास मतलब फ्लेवर, दूध के श्वास का आकलन, मेजरमेंट, एस्टिमेशन किसके द्वारा किया जाता है? निम्न में से किस यंत्र के द्वारा दूध के श्वास का आकलन किया जाता है, दूध के फ्लेवर का आकलन किया जाता है? ठीक है, ये कुछ हटकर क्वेश्चन है। तो दूध के श्वास का आकलन किया जाता है, ऑप्शन ए पे है ऑग रिफ्रैक्टोमीटर, ऑप्शन बी पे है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी पे है बिटोरोमीटर, ऑप्शन डी पे है क्लोरीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑग फ्रैक्टोमीटर। क्लियर। यदि हम इसी क्वेश्चन से और अदर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो क्वेश्चन नजर आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई देता है, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि दूध के अपेक्षित घनत्व, या फिर इसी को घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता, तो याद रखिएगा दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो आंसर करिएगा लैक्टोमीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि दूध का शुद्धता, प्योरिटी किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो आंसर रखिएगा लैक्टोमीटर। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन। दूध का श्वास फ्लेवर ज्ञात किया जाता है ऑग फ्रैक्टोमीटर के द्वारा, दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा, एंड दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है बिटोरोमीटर के द्वारा। एंड नेक्स्ट वन, दूध का रंग, दूध में रंग या कलर का अनुमान किस यंत्र के द्वारा लगाया जाता है, तो आंसर याद रखिएगा क्लोरीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गाय का दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। अभी मैंने बताया कि गाय का रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आइए देखते हैं गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। 1.028 से 1.030 और 1.030 से 1.032, 1.034 से 1.036, 1.036 से 1.04। यदि हम आंसर की बात करेंगे तो गाय के दूध का होता है 1.028 से 1.03। तो लास्ट पॉइंट को याद रखिएगा, 28 से 30 जो होता है वो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व है, 30 से जो 32 होता है वो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है, 34 से जो 36 होता है वो सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व है। कौन से दूध का? सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.034 से 1.036 होता है। सेपरेटा दूध क्या होता है? किसी भी दूध से क्रीम निकालने के बाद जो दूध प्राप्त होता है, क्रीम निकालने के बाद जो दूध बच जाता है उसे हम सेपरेटा दूध कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, भेड़ के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है,
तो याद रखिएगा 1.036 से 1.04 होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, दुग्ध वसा के परीक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत बार आया है मिल्क फेट के जो टेस्ट करते हैं, दुग्ध वसा का अनुमान लगाते हैं, उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दुग्ध वसा के परीक्षण में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। 15 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मक्खन की टिकिया बनाने वाला यंत्र कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन ए पे है चर्नर, ऑप्शन बी पे है प्रिंटर, ऑप्शन सी पे है स्कूप, ऑप्शन डी पे है वर्कर। ठीक है, याद रखिएगा प्रिंटर। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कराना चाहूंगा, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकता है? मक्खन मतलब मक्खन बनाने वाला जो उपकरण है, जैसे क्रीम से मक्खन, दूध से दही, दही से मक्खन, तो मक्खन बनाने वाले उपकरण को कहते हैं चर्नर, मक्खन की टिकिया बनाने वाले उपकरण को कहते हैं प्रिंटर। जिस किसी भी उपकरण से मक्खन को उठाया जाता है, जो स्पून जो यूज करते हैं उसको स्कूप कहते हैं, तो मक्खन को उठाने वाले उपकरण को कहा जाता है स्कूप। एंड लास्ट पॉइंट, वर्कर, बटर वर्कर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना मक्खन को ठोस करने के लिए बटर वर्कर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की क्वेश्चन पे है, निम्न में से किसके दूध में प्रोटीन व वसा की मात्रा अधिक होती है? ठीक है, कि किसके दूध में प्रोटीन और वसा की मात्रा सबसे ज्यादा मैक्सिमम पाई जाती है? ऑप्शन ए पे है गाय, ऑप्शन बी पे है भैंस, ऑप्शन सी पे है भेड़ और ऑप्शन डी पे है इंसानी मादा। यदि इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा भेड़। मतलब भेड़ के दूध में ही प्रोटीन और वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्लियर। यदि भेड़ ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आंसर लगाएंगे भैंस, बफेलो। क्लियर, समझ में आ रहा है कि प्रोटीन और जो वसा की मात्रा है सबसे ज्यादा किसके दूध में पाई जाती है? भेड़ के दूध में। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा से अलग से पीएटी 2023 में पूछा गया था, किसके दूध में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसके दूध में जल की मात्रा, नमी की मात्रा, मॉइस्चर परसेंट या वाटर कंटेंट सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा, आंसर लगाइएगा गाय के दूध में। हमारे टाइम पे पीएटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, किसके दूध में लैक्टोज की मात्रा सबसे अधिक होती है? लैक्टोज की सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो इंसानी मादा मतलब मनुष्य के दूध में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहां से 3 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर ये पूछता है, मिल्क प्रोडक्ट से निम्न में से संघनित या किण्वित दुग्ध पदार्थ कौन सा है? 2 तरीके का दुग्ध पदार्थ तैयार किया जाता है, एक होता है संघनित, दूसरा होता है असंघनित। इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं फर्मेंटेड और नॉन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से संघनित या किण्वित दुग्ध पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए पे छेना, ऑप्शन बी पे पनीर, देन ऑप्शन सी पे श्रीखंड एंड ऑप्शन डी पे उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी, छेना, पनीर और श्रीखंड तीनों किण्वन की प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। एक और ऑप्शन होना चाहिए था दही। तो छेना, पनीर, श्रीखंड, दही ये किण्वित दुग्ध पदार्थ है, बाकी इसको छोड़कर जितने भी हैं वो अकिण्वित दुग्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट में कौन आएगा? रबड़ी आएगा, खोआ आएगा, मिल्क पाउडर आएगा। ये सभी दुग्ध उत्पाद किसमें आएंगे? नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 को ट्रिपल स्टार करेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, निम्न में से किस दुग्ध उत्पाद को सामान्य से अधिक तापक्रम पर रखा जा सकता है? किस मिल्क प्रोडक्ट को एवरेज टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर में भंडारित करके रखा जा सकता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ए घी, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी मक्खन, ऑप्शन डी दही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा घी। घी को सामान्य से भी अधिक तापक्रम पर आसानी से भंडारित करके रखा जा सकता है।
घी से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से वह कौन सा दुग्ध उत्पाद है जिसमें वसा की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक वसा की प्रतिशत मात्रा किस दुग्ध उत्पाद में होती है? तो आंसर लगाइएगा घी। 99.9 99.9% तक वसा पाया जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वे कौन से दुग्ध उत्पाद है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता सबसे अधिक होता है? तो भंडारण क्षमता सबसे अधिक होता है, पूछे तो आंसर लगेगा घी। वे कौन से दुग्ध उत्पाद है जिसमें वसा की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आंसर लगेगा घी। घी में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आंसर करिएगा 99.9% तक घी में वसा पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, ये भी पीएटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, मक्खन में नमी की मात्रा होती है, मॉइस्चर कंटेंट या मॉइस्चर परसेंटेज इन बटर। तो मक्खन में जो नमी की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए पे 16% से कम, ऑप्शन बी पे है 16% से अधिक, ऑप्शन डी पे है 80% से कम, ऑप्शन डी पे है 80% से अधिक। राइट आंसर होगा 16% से कम। यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मक्खन में नमी की मात्रा 16% से कम होती है। एग्रीकल्चर टीचर में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मक्खन में नमी की मात्रा 16% से कम। यहीं पे यदि पूछे मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, याद रखिएगा मक्खन में वसा की प्रतिशत मात्रा 80% से कम होती है। क्लियर? मक्खन में यदि नमी की मात्रा पूछे तो 16% से कम, और मक्खन में यदि वसा की मात्रा पूछे तो 80% से कम होता है। ये हमारे टाइम पीएटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि मक्खन में सुगंध का कारण क्या होगा? फ्लेवर किसके कारण से आता है? क्या मक्खन में सुगंध वसा के कारण होता है? क्या लैक्टिक अम्ल के कारण होता है? कि डाई एसिटाइल के कारण? क्या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज डाई एसिटाइल। मक्खन में डाई एसिटाइल की उपस्थिति के कारण ही सुगंध आता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? दूध में वसा की मात्रा को निश्चित करने को कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएटी 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दिया था। दूध में वसा की मात्रा को निश्चित करना क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कि किसी दूध में वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होता है और किसी के दूध में वसा की मात्रा क्या होता है? कम। तो कम वसा वाले दूध को हम इक्वली उसको क्या कर देंगे, एक दूसरे दूध में उसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन कि दूध में वसा की मात्रा को निश्चित करना। ऑप्शन ए होमोजिनाइजेशन, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइजेशन, ऑप्शन सी स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन डी पास्चुराइजेशन। ठीक, इसका राइट आंसर होगा स्टैंडर्डाइजेशन। दूध में वसा की मात्रा को निश्चित करना। ठीक है, मतलब आपको तो मालूम होगा इसको 3 अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, रिकंबाइंड मिल्क। समझ में आ रहा है? जैसे कम वसा वाले मिल्क को अधिक वसा वाले दूध को कम वसा वाले दूध में परिवर्तित करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें अधिक वसा की मात्रा पाया जाता है उसे कम वसा वाले दूध में मिश्रित करके हम एक नया दूध तैयार करेंगे जिसे कहा जाता है स्टैंडर्ड मिल्क, और उस प्रोसेस को कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। तो ध्यान से सुनिए, दूध में वसा की मात्रा को निश्चित करना स्टैंडर्डाइजेशन, दूध में वसा को मिश्रित करना होमोजिनाइजेशन, दूध में वसा की मात्रा को निश्चित करना स्टैंडर्डाइजेशन, दूध में वसा का निर्धारण करना या फिर वसा को क्या करना, मिश्रित करना। होमोजिनाइजेशन मतलब क्या है? समांगीकरण, दूध में वसा की मात्रा को समान करना। ठीक है, समान करना मतलब अधिक वसा वाले दूध को कम वसा वाले दूध में, तो दूध में वसा की मात्रा को समान करना होमोजिनाइजेशन, और दूध में वसा की मात्रा को निश्चित करना स्टैंडर्डाइजेशन, दूध में रहने वाले जीवाणुओं को नष्ट करना स्टेरिलाइजेशन, और दूध में उपस्थित बैक्टीरिया या जीवाणु को निष्क्रिय करना पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, दूध के संचय गुणों को बढ़ाने के लिए, दूध के कीपिंग क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर लगाएगा पास्चुराइजेशन। क्या है? दूध के संचय गुणों को बढ़ाने वाली प्रक्रिया कौन सा है? तो पास्चुराइजेशन।
कीपिंग क्वालिटी को पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मक्खन का ओवररन प्रतिशत होता है। मक्खन का ओवररन प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए पे है 2.1, ऑप्शन बी पे है 20%, ऑप्शन सी पे है 50%, ऑप्शन डी पे है 60%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 20%। मक्खन का जो ओवररन होता है वो 15 से 20% होता है। मक्खन का ओवररन कितना होता है? 15 से 20%। याद रखिए, यहीं पे क्वेश्चन पूछे खोआ का ओवररन कितना होता है। क्लियर। खोआ का ओवररन कितना होता है तो आंसर लगाइएगा 2.1। और यदि आपसे आइसक्रीम का पूछे, किसका पूछे? आइसक्रीम का ओवररन कितना होता है तो आंसर लगाइएगा 50%। यहां पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मक्खन का ओवररन पूछे तो 15 से 20%, खोआ का ओवररन पूछे तो 2.1%, आइसक्रीम का ओवररन कितना होता है तो आंसर करिएगा 50% तक होता है। यहां तक सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन या फिर उससे भी अधिक क्वेश्चन आपको बनाकर दे रहा हूं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संघनित दूध में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है संघनित दूध में कंडेंस्ड मिल्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ऑप्शन ए पे है लैक्टोज, ऑप्शन बी पे है सुक्रोज, ऑप्शन सी पे है ग्लूकोज, देन ऑप्शन डी पे है फ्रक्टोज। ठीक है, संघनित दूध क्या होता है? जो कंडेंस्ड मिल्क होता है उसमें शुगर मिलाकर के, शक्कर मिलाकर तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। संघनित दूध में सुक्रोज शर्करा मिलाई जाती है। यदि दूध बस पूछता कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है तो लैक्टोज शुगर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? लैक्टोज शुगर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्वेश्चन पीएटी एग्जाम का रिपीटेड प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में कंटिन्यूअस क्वेश्चन पूछा जाता है। आदर्श दुग्ध चूर्ण में मिल्क पाउडर में नमी की मात्रा होती है 3%, 5%, 0%, 1%। याद रखिएगा, वैसे तो दुग्ध चूर्ण में नमी की मात्रा 1% तक होनी चाहिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा जो आदर्श दुग्ध चूर्ण है उसमें नमी की मात्रा 0% तक रखा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, दूध से पनीर बनाने के लिए, दूध से पनीर बनाने के लिए किस प्रोटीन का स्कंदन किया जाता है, कॉन्गुलेट किया जाता है? दूध से पनीर बनाते हैं तो किस प्रोटीन का हम लोग कॉन्गुलेट या फिर स्कंदन किया जाता है? एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, लैक्टोब्लोमिन एंड लैक्टोज। एक्चुअल में क्या है? चारों के चारों क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मैंने आपको बताया इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पे कि दूध में किण्वन की प्रक्रिया के लिए लैक्टोज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूध में किण्वन प्रक्रिया के लिए कौन होता है? लैक्टोज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एल्बुमिन और ग्लोबुमिन को वे प्रोटीन कहते हैं। एल्बुमिन और ग्लोबुमिन को क्या कहते हैं? वे प्रोटीन कहते हैं। और वे प्रोटीन मतलब जैसे ही एल्बुमिन और ग्लोबुमिन को जैसे हम गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। इसी कारण उसे फटने वाली प्रोटीन भी कहा जाता है। यदि ऑप्शन पे लैक्टोज ना होता तो आंसर आप कर सकते हैं केसिन को। किसको कर सकते हैं? केसिन को। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26, पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में तापक्रम होता है। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर या फिर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ पाश्चराइजेशन? पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में तापक्रम रखा जाता है। ऑप्शन ए 63 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 138 से 145 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी -196 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में 62.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रखा जाता है, तो 62.8 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा 63 डिग्री सेल्सियस। तो पूछे बेटा पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया में तापक्रम रखा जाता है 63 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे एग्जाम में पूछे स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में तापक्रम कितना रखा जाता है तो आंसर दीजिएगा 138 से 145 डिग्री सेल्सियस। और यह क्वेश्चन आता है कि दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भंडारित करना चाहिए? द एवरेज स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ मिल्क
दूध का भंडारण तापक्रम क्या होगा, तो आंसर करिएगा 5 डिग्री सेल्सियस। औसत में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस को आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, -196 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी चीज को भंडारित करना क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन। समझ में आया? -196 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी चीज को भंडारित करना यह कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। एक और क्वेश्चन आता है, इसमें तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तरल नाइट्रोजन का। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्टोरेज ऑफ सीमन, ठीक है, सीमन के स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जाता है। किसमें? आर्टिफिशियल इंसीमेशन, कृत्रिम गर्भाधान में सीमन के स्टोरेज के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 है लेकिन उसे 4 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया। अभी पीएटी 2023 में क्वेश्चन रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, डबल टोन मिल्क में, डबल टोन दूध में, डबल टोन दूध में वसा की मात्रा होती है। ऑप्शन ए पे 1.5%, ऑप्शन बी पे 3%, ऑप्शन सी पे 4.5%, ऑप्शन डी पे 5%। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यहां पे दिमाग लगाइएगा प्यारे बच्चों। डबल टोन बोला, जैसे एग्जाम में पूछेगा टोन मिल्क, यदि क्वेश्चन पूछे सिर्फ टोन्ड दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3%। याद रखिएगा, टोन्ड दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? 3%। डबल टोन्ड बोलेगा तो आधा कर देना। तो टोन्ड दूध में वसा की मात्रा होती है 3%, डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा होती है 1.5%। एक और आता है जिसे हम स्टैंडर्ड मिल्क या फिर मानक दूध कहते हैं, और मानक दूध में वसा की मात्रा होती है 4.5%। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? 3 क्वेश्चन बन गया। टोन्ड दूध में वसा की मात्रा 3%, डबल टोन्ड दूध में वसा की मात्रा 1.5%, और मानक दूध में वसा की मात्रा 4.5% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि 21-22 को छोड़ दे तो पहले के क्वेश्चन पेपर पे कंटिन्यूअस ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में दिखाई दिया है। घी में नारियल तेल का अपमिश्रण, एडल्ट्रेशन, ठीक है, घी में नारियल तेल का मिश्रण का पता लगाया जाता है। ठीक है, यदि घी में नारियल तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो उसे किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए पे है बेलेंटा परीक्षण, ऑप्शन बी पे है बोमर्स फाइटोस्ट्रॉल परीक्षण, ऑप्शन सी पे है हेल्पेंस परीक्षण, और ऑप्शन डी पे है नाइट्रेट परीक्षण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा, बेलेंटा परीक्षण, घी में नारियल तेल का पता लगाया जाता है बेलेंटा परीक्षण के द्वारा, और घी में वनस्पति घी, ओके, यदि घी में नारियल का तेल मिला देगा तो कौन सा परीक्षण यूज करेंगे? बेलेंटा परीक्षण। यदि घी में वनस्पति घी मिला दिया जाएगा तो बोमर्स फाइटोस्ट्रॉल परीक्षण। यदि घी में बिनौले का खली, ठीक है, या फिर बिनौले का तेल मिला दिया जाएगा तो उसे हेल्पेंस परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। यदि घी में पशु चर्बी, एनिमल फैट, यदि घी में पशु चर्बी की मात्रा को मिश्रित कर दिया जाएगा तो उसके लिए नाइट्रेट परीक्षण किया जाता है। ये रहा एनिमल हस्बेंड्री डेयरी पार्ट से, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री 3 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। यदि ये वीडियो सेशन, ये क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।